हाय फ्रेंड्स, दिस इज शशांक। आज हम बात करेंगे इंडसइंड बैंक के ऊपर। अभी इसने बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, लगभग 250 के आसपास चलता था, बट नाउ अभी ये 1000 रुपये के आसपास के लेवल पर काम कर रहा है। बट जो इसका पुराना प्राइस था, जो इसका ऑल टाइम हाई है, वो लगभग 2000 के आसपास है। सो दैट्स वाई अभी इसके अंदर ऊपर के जो भी रेट्स हैं, उन रेट्स पे काफ़ी लोग फंसे हुए हैं। सो उसी के ऊपर डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे इंडसइंड बैंक के फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स के ऊपर, इसके एफआईआईज का इन्वेस्टमेंट के ऊपर, हिंदुजा ग्रुप के ऊपर, दूसरी बात है इसके हिस्टोरिकल जो इसके डेटा हैं उसके ऊपर, सारे पैरामीटर्स पे बात करेंगे। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखना, और अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको टॉपिक पसंद आया हो या आप इंडसइंड बैंक में इन्वेस्टेड हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक रिक्वेस्ट है, हो सकता है आपको मेरी आज की वॉइस थोड़ा सा क्लियर ना मिले, बिकॉज थोड़ा सा प्रॉब्लम है, कोल्ड फ्लू वगैरह हो गया है मेरे को, इस चक्कर में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि यहाँ इंडसइंड बैंक का जो मार्केट कैप है वो लगभग 77,000 करोड़ के आसपास में है। ठीक है, और जो बैंक का एंटरप्राइज वैल्यू है वो लगभग 3,24,000 करोड़ के आसपास में है। एसेट भी इनके पास लगभग 3 लाख करोड़ के आसपास के एसेट हैं। ठीक है, जो इनके ऊपर लायबिलिटीज है वो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन वो हम यहाँ से कंपेयर नहीं कर सकते। उसके लिए कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट होता है बैंकिंग सेक्टर के लिए। ठीक है, 52 वीक हाई इसका लगभग 13,010 रुपीज के आसपास का है, बट ये क्रैश के पहले का है, तो इसको हम नहीं माइंड करेंगे। अभी जो इसने हाई लगाया है 1080 रुपीज के आसपास का, वही इसका 52 वीक हाई है। ठीक है, ये हाई किसी भी तरीके के ना रेजिस्टेंस है ना कुछ है। 52 वीक लो बहुत नीचे का है, 236 रुपीज का है, एंड करंट प्राइस 1025 रुपीज के आसपास का है कैलकुलेटेड। ठीक है, बुक वैल्यू लगभग 449 रुपीज की है। सो ओवरऑल देखा जाए तो चीजें ठीक ठाक ही हैं। ठीक है, आरओ जो इसका रिटर्न ऑन इक्विटी है वो लगभग 14% के आसपास का है। जनरली बैंक के अंदर आपको निगेटिव देखने का मिलेगा या माइनर से देखने का मिलेगा, लेकिन यहां पे 14% इट्स अ हैंडसम परसेंटेज, मतलब बहुत बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है, ठीक ठाक है मेरे अपने पैरामीटर से, जैसे कि मैं स्टॉक के फंडामेंटल्स को देखता हूं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अगर हम देखते हैं तो वो लगभग 8 के आसपास का है। सो ये भी ठीक है। ठीक है, कोई बुरा नहीं है। पिछले 3 साल का जो इनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो भी लगभग 8 के आसपास ही रहा है, तो ठीक ठाक सही है, कोई बुरा नहीं है। ठीक है, अब यहां पर प्लेज पैरामीटर्स पर ऐसी कोई प्लेजिंग दिखती नहीं है हमको आपके इंडसइंड बैंक के अंदर, यहां पर ऐसी कोई प्लेजिंग नहीं दिख रही है। सो ओवरऑल इनका जो रिटर्न एसेट से रिटर्न है वो भी ठीक ठाक है। ठीक है, डेट भी यहां पर काउंट नहीं हो सकता है टू मार्केट कैप या इंटरप्राइज वैल्यू। ठीक है, डेट ठीक ठाक है, लेकिन लायबिलिटीज अभी इनके ऊपर ज्यादा है, प्रोविजंस भी इन्होंने किए हैं, नो डाउट। सो ओवरऑल अगर मैं बात करूं एक बेसिक से फंडामेंटल्स की, तो फंडामेंटल्स कोई बहुत बुरे नहीं है, ठीक ठाक है। ठीक है, आप लंबा व्यू लेकर के जरूर इंडसइंड बैंक के बारे में सोच सकते हो, और अगर आप इसके अंदर इन्वेस्टेड हो तो मे बी आपने एवरेज किया होगा, या फ्यूचर में आप इसके अंदर और भी अपने नजरिए बना सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं सीधे इस कंपनी के रिजल्ट्स की। देखिए, यहां पर मैं एक बात आपको बता दूं कि यहां पर इस बैंक के जो भी रिजल्ट्स हैं उसके अंदर सेल्स में कोई खास ग्रोथ मुझको नहीं दिख रही है। क्वार्टरली बेसिस पर, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर हम देखें तो कुछ जो रेवेन्यू के अंदर ग्रोथ है वो दिखाई पड़ रही है, बट क्वार्टरली बेसिस पर कोई ग्रोथ नहीं है। बैंक ठीक ठाक ही काम कर रहा है, बहुत बुरा नहीं तो बहुत अच्छा नहीं है। ठीक है, बिफोर कोविड ठीक ठाक से परसेंटेज यहां पर दिखाई पड़ रहे थे, बट आफ्टर कोविड ये चीज आपको सही नहीं दिखाई पड़ रही है, ये आप यहां पर देख सकते हो। ठीक है, बिफोर कोविड चीजें अच्छी थी, बट आफ्टर कोविड चीजें ठीक ठाक नहीं है। लेकिन यहां पर अगर हम बात करें आपके किसी भी पैरामीटर पर, प्रॉफिट्स की बात करें तो बिफोर कोविड इनके प्रॉफिट ठीक ठाक आ रहे थे। आप यहां देख सकते हो 953, 1000 करोड़, फिर 920, 985, 360, एंड फिर बड़ा एक जंप आया, 1432 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट आए। फिर आफ्टर कोविड इसके अंदर गिरावट आने लगी, लेकिन अभी फिर भी यहां पर इंक्रीमेंट अच्छा खासा क्वार्टरली बेसिस पर दिखाई पड़ रहा है।
ठीक है। एनपीएस की बात करें तो वो भी डिक्रीज हो रहे हैं, नेट एनपीए की बात करें तो वो भी डिक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, ईपीएस यहां पर आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है। सो मैं आपसे बताऊं एक ठीक ठाक से पैरामीटर पर, तो क्वार्टरली रिजल्ट ठीक ठाक है, कोई बहुत बुरे नहीं है यहां पर। सो ये है हमारे सामने शेयर होल्डिंग पैटर्न। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये जो हिंदुजा ग्रुप जो इस कंपनी के मतलब जो इस बैंक को मैनेज करते थे, उनकी अपनी इस कंपनी के अंदर लगभग 14% के आसपास की होल्डिंग है। दूसरी फॉरेन इंस्टीट्यूशन इसके अंदर बड़ी होल्डिंग लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, और इस क्वार्टर में, दिसंबर क्वार्टर में उन्होंने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है। ठीक है, दैट्स वाई शेयर के अंदर एक बहुत बड़ा अपमूव आया है। उसके बाद डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी जो हैं वो भी इस कंपनी के अंदर ठीक ठाक बैंक के अंदर होल्डिंग लेकर के चल रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, उनकी होल्डिंग है, बट जो मेजॉरिटी होल्डिंग है वो फॉरेन इंस्टीट्यूशन की है। ठीक है, तो ये भी एक ठीक ठाक सा पैरामीटर है, बहुत बुरा नहीं है। ठीक है, जिस भी कंपनी में विदेशी लोग इन्वेस्ट करते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशन, उनका अपना व्यू होता है, उनका अपना नजरिया होता है और एक लंबा विजन होता है, और कुछ भी करने से पहले, हमारे आप तक खबर पहुंचने से पहले उन तक पहुंचती है और वो पहले ही तैयार रहते हैं कि हमें आगे क्या करना है। बट वो दिसंबर में बढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब फ्यूचर में उनके अपने कुछ गोल्स हैं। ठीक है, कुछ वो एक हमसे बेटर जानते हैं इस बैंक के बारे में। ठीक है, यहाँ पर पब्लिक की होल्डिंग भी ठीक ठाक ही है, कोई बुरी नहीं है। ठीक है, 14-15% के आसपास की है, बस मेजॉरिटी एफआईआईस के पास है, तो एक समझ लीजिए कि एक ठीक ठाक सी अच्छी सी बात है। ठीक है, एंड अब हम बात करते हैं यहाँ पर हिस्टोरिकल डेटा की। ये एनएससी का हिस्टोरिकल डेटा है, आपके सामने है, आप देख सकते हो। यहां पर लगातार इस बैंक के अंदर अच्छे खासे वॉल्यूम आ रहे हैं। पहले वॉल्यूम कम थे, तब डिलीवरी परसेंट 34-35% के आसपास था। 21 लाख शेयर के आसपास डेली लोग ले जा रहे थे, लगभग ऐसे ही कुछ पैरामीटर आपको दिख रहे थे। लेकिन नाउ अभी इसके अंदर जो भी ये परसेंटेज है, बीच में काफ़ी क्वांटिटी में बढ़ी और उसके बाद ये अभी आपको बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। ठीक है, अभी पिछले 2 दिन से मार्केट में एक बड़ा अपमूव आया है, लेकिन इसके अंदर उतनी परसेंटेज बढ़ती हुई नहीं दिखी है। बट ओवरऑल अगर हम हिस्टोरिकल डेटा को देखते हैं एनएससी के, तो ठीक ठाक सी क्वांटिटी में लोग इस शेयर को कॉर्नर कर रहे हैं, ले जा रहे हैं। कोई ना कोई है जिसके अंदर स्टेक ले रहा है, माल उठा रहा है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं सीधे चार्ट पैटर्न की। देखिए, जो मेन होता है, जो प्राइस होता है, जो आपको काफी कुछ बताता है। ठीक है, तो ये है हमारे सामने इंडसइंड बैंक का वीकली चार्ट। यहां पर मैं आपको बता दूं कि पहले जब ये बैंक काम कर रहा था तो लगभग 2000 के आसपास के रेटों पे ये काम कर रहा था। ठीक है, ये आप देख सकते हो साफ साफ। उसके बाद यहां पर इन्हीं रेटों के आसपास इसके अंदर एक डाउन ट्रेंड आया। ठीक है, शेयर के अंदर गिरावट हुई है और शेयर ने अपने एक ऊपर से एक नीचे का लो लगाया, फिर यहां से हाई लगाया, एंड जब सबने लो लगाया तब इसने भी लो लगाया और काफी नीचे का लो लगा दिया। मतलब 2000 का शेयर 200 रुपए के आसपास आ गया। ठीक है, लगभग 90% गिर गया। लेकिन देन आफ्टर इसके अंदर फिर एक अच्छा अपमूव आया है। ठीक है, अभी मैं आपसे बता दूं कि मैं इंडसइंड बैंक को लेकर के लंबे नजरिया अगर रखते हो तो मैं बिल्कुल बुलिश हूं, लेकिन शॉर्ट टर्म में मुझको ऐसा लगता है कि हो सकता है इसके अंदर थोड़ी बहुत करेक्शन आपको देखने को मिले। ठीक है, लेकिन लंबा व्यू अगर आपका है तो आप इसमें बिल्कुल काम कर सकते हैं, लंबे नजरिए में आपको प्रॉफिट देगा। अभी ये करंटली आपको लगभग 400% के आसपास का रिटर्न दे चुका है। ठीक है, लेकिन फ्यूचर में इसके अंदर और अच्छी आपको ग्रोथ मिलेगी, आपको अच्छे प्रॉफिट यहां पर मिलने की उम्मीद है, इसलिए लंबा नजरिया लेकर के आप इंडसइंड बैंक के अंदर काम कर सकते हो। लेकिन यहां पर एक बात मैं आपको बता दूं, ध्यान रखिएगा, जब भी हम कभी चार्ट की स्टडी करते हैं तो यहां पर हम एक चीज देखते हैं कि शेयर अगर ऊपर की तरफ चल रहा है तो हायर हाइज बन रहे हैं और हायर लोज बन रहे हैं। ठीक है, और ये लगातार इसी ट्रेंड पे चल रहा है। ठीक है, तो अगर आप इसके अंदर काम करते हैं या आप इसके अंदर पोजीशन लेकर के बैठे हुए हैं तो बस एक बात आप याद रखना कि कभी भी अगर ऐसे चलता है और उसके बाद ऐसे चलता है तो आपको बाहर निकल जाना है। सपोज दैट अगर इसने यहां पर एक ये ग्रीन कैंडल बनाई हुई है, ये आप देख सकते हो। ठीक है, जब भी इसका ये लेवल का लो टूटे आपको यहां से बाहर हो जाना है, ये आप ध्यान रखना। लेकिन जितना मैं चार्ट को देखता हूं, जितनी मेरी पर्सनल स्टडी है, उतना मैं आपको बता सकता हूं कि ऐसा मे भी आपको देखने को ना मिले। अगर यहां पर मैं आपको स्टॉप लॉस बताऊं तो ये लेवल नहीं, स्टॉप लॉस मेरे लिए ये लेवल है। ये जो इसने यहां पर एक बार सपोर्ट लिया था, ये जो इसने यहां पर एक बार सपोर्ट लिया था, यही इसका स्टॉप लॉस है। ठीक है,
पूरे को में हम क्लियर कर देते हैं और हम आपको पूरा नीचे की तरफ स्टॉप लॉस बता दें, जो भी मेरा एक्सपीरियंस है। देखो बहुत सारे शेयर्स मैंने बताया, एसबीआई मैंने बताया था नीचे के रेट पे, टाटा मोटर्स बताया था, एनआरबी बियरिंग्स बताया था आपको, सन फार्मा आपको बताया था, बैंक ऑफ बड़ौदा जिस दिन गिर रहा था उस दिन मैंने आपको बताया था, टाटा पावर बताया मैंने आपको, तमाम सारे शेयर बताए। वैसे ही मैं ये शेयर भी आपको बता दे रहा हूं। 700 रुपए का जो एक लेवल है ये इंडसइंड बैंक के लिए क्रूशियल सपोर्ट का काम करेगा शॉर्ट टर्म के लिए। अगर आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचते हो तो अभी के लेवल पर भविष्य के लिए। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहां पर ऊपर के साइड ये जो एक लेवल है जहां जिसको किसने ब्रेक किया था तो इसके अंदर गिरावट आई थी, ये वापस जब इन लेवल पर आएगा तो ये एक रेजिस्टेंस यहां पर फेस कर सकता है, ये आपको साफ साफ देखने को मिल सकता है, ये मैं आपको बता दूं। ठीक है, आप इसके अंदर अगर काम करते हो तो इन लेवल को आप अवॉइड नहीं कर सकते। यहां पर नीचे की तरफ 700 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और ऊपर की तरफ 13,350। ठीक है, ये 1335 रुपए का ऊपर की तरफ एक रेजिस्टेंस है। अगर ये एक बार ये लेवल को ब्रेक कर देता है और यहां से ये ऊपर की तरफ निकल जाता है तो ये अपने पुराने 2000 के रेट को टच करेगा, डेफिनेटली टच करेगा। बट लगातार यहां पर एक अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है तो ये चीज इतनी शॉर्ट टर्म में नहीं हो सकती है। ठीक है, थोड़ी बहुत माइनर सी करेक्शन आएगी, लेकिन 700 को अपना स्टॉप लॉस समझें और अगर ये ब्रेक हो तो प्लीज बाहर निकल जाए। ठीक है, 700 आपका नीचे की तरफ एक स्टॉप लॉस है और ऊपर की तरफ आपका 1350 एक टारगेट हो सकता है। ठीक है, वहां तक अगर ये निकलता है तो आपको आराम से 20-25% बनेंगे, लेकिन इतना आसान नहीं होगा, गिरावट जरूर होगी क्योंकि लगातार ये शेयर जो है ये एक अप ट्रेंड में जा रहा है। कहीं ना कहीं इसके अंदर माइनर से गिरावट होगी, मेजर हो तो आप बिल्कुल सतर्क हो जाना। 700 एक स्ट्रॉन्ग आपके लिए यहां पर स्टॉप लॉस है, इसको ध्यान रखना। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो आप प्लीज इस शेयर से बाहर निकल जाना। ठीक है, और ऊपर की तरफ 1350 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ये लेवल यहां पर आप देख सकते हो। इन लेवल को ये अगर आसानी से ऊपर ये ब्रेक नहीं करेगा और अगर करेगा तो ऊपर समझ लेना कि ये 2000 की चाल के लिए ऊपर की तरफ जा रहा है, अपने पुराने हाई को ये फिर ब्रेक करेगा, ये तो पक्का समझ लेना। ठीक है, नीचे की तरफ 700, ऊपर की तरफ 1350। उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना और नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर देना।